तो बच्चे कल हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, then parties who are interested in financial statement analysis and types of financial analysis. So types में हमने 4 तरीके की टाइप स्टडी की थी on the basis of material used. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक्सटर्नल एनालिसिस होता है या फिर इंटरनल। एक्सटर्नल तब होता है जब हम बाहर का डेटा यूज करके उसको एनालाइज करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस जब हम अपनी कंपनी का ही इनसाइड डेटा यूज करते हैं उसको एनालिसिस on the basis of modus operandi horizontal and vertical। horizontal क्या है? जब हम एक ही कंपनी का कंपैरिजन उसके पिछले सालों के साथ करते हैं, दैट इज horizontal। एंड वर्टिकल क्या है? व्हेन ईयर इज वन, कंपनीज अलग-अलग हैं, आपस में उनको कंपेयर कर रहे हैं। on the basis of time horizon we have long term analysis and short term। short term का मतलब क्या होता है? what is short term? less than 1 year। and what is long term? more than 1 year। so जब हम less than 1 year के लिए डेटा को एनालाइज करते हैं, that is short term analysis। for more than that is long term analysis। last is on the basis of entities involved, कि कितनी कंपनीज इन्वॉल्व है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किया था वही सेम है। so अगर एक ही कंपनी का डेटा पिछले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, that is टाइम सीरीज एनालिसिस, बिकॉज़ हम टाइम में कंपैरिजन कर रहे हैं, we are comparing across time। और जब हम टाइम पीरियड एक ही है और डिफरेंट कंपनीज हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करें, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, सो ये आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, कोई भी एक या दो तरीके के टाइप्स पूछे जा सकते हैं इन योर शॉर्ट आंसर। बट इस चैप्टर में आपको बेसिकली न्यूमेरिकल ही आएगा। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। प्रोसीजर किया था हमने कल, प्रोसीजर भी देख लिया था, that what are the 5-6 steps which are involved in the analysis। अनुराग don't talk, एक तो आप लेट आते हो फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हो। सो फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन से टूल्स हैं, मतलब हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन 6 टूल्स की हेल्प से किया जाता है। दीज आर 6 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। First is comparative statement, second is common size statement, third is trend analysis, fourth is fund flow, fifth is cash flow and sixth is ratio analysis। इस चैप्टर में हमने अभी पहले 3 करने हैं, comparative, common size और trend। फंड फ्लो का एक अलग से चैप्टर है, कैश फ्लो का अलग से चैप्टर है और रेशियोज का अलग से चैप्टर। ठीक है, सो ये बाकी जो 3 है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उनके अलग से चैप्टर हैं। पहले जो 3 टूल्स हैं वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है? टाइम सीरीज, हॉरिजॉन्टल, एक ही कंपनी का डेटा पिछले सालों के साथ कंपेयर करना। देन है कॉमन साइज, कॉमन साइज मतलब क्रॉस सेक्शनल, साल एक ही है, कंपनीज अलग-अलग है, उनको आपस में कंपेयर करना। तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस तब आता है जब साल 2 से ज्यादा हो जाते हैं। कंपैरेटिव में क्या कर रहे हैं? कंपनी का इस साल के डेटा को पिछले साल के साथ, तो सिर्फ 2 इयर्स है। कॉमन साइज में तो ईयर एक ही है, सिर्फ कंपनीज अलग-अलग है। पर ट्रेंड में क्या होता है? पिछले 2 से ज्यादा साल हो गए। तो अगर हमें किसी चीज का ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड हम कैसे निकालते हैं? हमने यहाँ पर हमारा बैलेंस 6 मंथ्स की सेल्स है, यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर so these are more than 2 years, more than 2 periods है ना, these are 6 periods। so 2 से ज्यादा पीरियड के लिए जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। तो क्या करेंगे, पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। तो इसका ट्रेंड पता चल जाएगा। व्हाट इज द ट्रेंड? इज इट अपवर्ड और डाउनवर्ड? डेफिनेटली ट्रेंड इज अपवर्ड। तो ट्रेंड जानने के लिए आपको 2 साल का डेटा सफिशिएंट होगा, एटलीस्ट 5-6 years का, 5-6 years का डेटा चाहिए सो दैट यू कैन गेट इट राइट। तो ट्रेंड एनालिसिस में हम 2 साल से ज्यादा या 2 पीरियड से ज्यादा के डेटा को एनालाइज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड एनालिसिस। तो
ट्रेंड एनालिसिस में हम ऐसे ही फिगर्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल मेक ग्राफ्स। सो हमने 3 टूल्स कर रहे हैं इस चैप्टर में, कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड ट्रेंड। So let us start with the first one, that is comparative statements. So comparative statements मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है कि कंपनी के इस साल के फाइनेंशियल डेटा को उसके पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है या डिक्लाइन। So comparative statements क्या है? It is the tool of financial analysis used to study the magnitude and the direction of change in the financial position and financial performance. कौन सी स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है? P&L, इनकम स्टेटमेंट। और कौन सी स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है? बैलेंस शीट। सो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या बताती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में और फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले साल से क्या चेंज आया है। Change in magnitude as well as direction. अब जैसे मेरी कंपनी की सेल्स तो डायरेक्शन क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। और मैग्नीट्यूड कितना है? 50,000 से डिक्रीज। So direction मतलब बड़ा है या कम हुआ? So direction क्या है? Direction is decrease. So direction is decrease and magnitude मतलब कितना decrease हुआ? 50,000. So 50,000 divided by 2 lakh into 100 करके आप निकाल सकते हो कितना परसेंटेज decrease है? कितना हो गया? 50,000 yes 25%. 25% डिक्लाइन। तो डायरेक्शन क्या है? डिक्लाइन और मैग्नीट्यूड क्या है? 25%। तो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या बताएंगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले साल से किस डायरेक्शन में चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हमें यही काम करना है, हमें सिर्फ चेंज कैलकुलेट करना है कि वो बड़ा है या कम हुआ, कितने परसेंट से। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। So both balance sheet and income statement are prepared in comparative form. So हम comparative statement में comparative income statement भी बनाएंगे और comparative balance sheet भी। Comparative income statement में क्या करेंगे? इस साल के income statement को पिछले साल के साथ compare करेंगे। Comparative balance sheet में इस साल के balance sheet को पिछले साल के balance sheet। Okay. Then what are the objectives? Although वैसे इसकी theory नहीं आती, but still हमें it's a part of the syllabus, हम पहले theory करके then आज इसका एक practical करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाई जाती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट? फर्स्ट इज वी वांट टू नो द ट्रेंड एंड डायरेक्शन। ट्रेंड क्या है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? एंड डायरेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेकंड, टू जज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो अगर हम पूरे इनकम स्टेटमेंट जैसे तो मैंने एक ही फिगर का बनाया सेल्स का, हम पूरी इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव बनाएंगे। उसमें अगर देखेंगे कि हमारी सारी इनकम्स इंक्रीज हो रही है तो मतलब वो हमारी स्ट्रेंथ है। अगर हम देखेंगे कि हमारे सारे खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं और सारी इनकम्स डिक्रीज हो रही है तो वो हमारी वीकनेस है। सो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा जब हम अपने इस साल के डेटा को पिछले साल के साथ कंपेयर करें। Then it helps the management in planning and forecasting. डेफिनेटली जब आपको पता चलेगा इंक्रीज है या डिक्रीज है तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने के लिए वो डेटा हेल्प करेगा। देन इट एनहांसेस द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। यूजफुलनेस कैसे इंक्रीज होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की कि एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर नॉट यूजफुल, सो पिछले साल के साथ कंपेयर करके उनकी यूजफुलनेस बढ़ गई। सो इट इंक्रीजेस द यूजफुलनेस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंपेयरिंग देम विद द प्रीवियस ईयर्स। So comparative statements में हमने comparative income statement बनानी है और comparative balance sheet। So comparative balance sheet क्या है? जो balance sheet थी इस साल के items को आप पिछले साल के साथ compare। So it is prepared to show
different assets, liabilities, and capital as on 2 or more dates to compare them and to find any increase or decrease in the items. Absolute increase भी find करते हैं percentage. जैसे हमने देखा absolute increase by 50,000, percentage 25%. Absolute मतलब जो रुपीस में होता है. यहाँ पर absolute decrease कितना है? 2 लाख से 1 लाख हो गए मतलब 50,000 decrease है. 50,000 decrease को कहते हैं absolute decrease. Absolute figures. Percentage decrease. कितने percentage decrease हो? 25% is the percentage decrease. So in comparative statement में absolute change भी दिखाएंगे, मतलब रुपीस में change भी दिखाएंगे और percentage form में change. So comparative balance sheet को देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारे assets, liabilities और capital में पिछले साल से कितना change है और कितने percentage change है. Direction as well as magnitude. Direction मतलब बड़ा है या कम हुआ है, magnitude मतलब कितना percent, कितनी value में वो कम हुआ है. So this will be the format आपके फोन में देखिए. This will be the format of comparative balance sheet. So आपको 2 सालों के बैलेंस शीट गिवन होंगे, आपने उनका कंपैरिजन करना है. So आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो आपने क्या करना है? So बैलेंस ऊपर आपने हेडिंग लिखनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट. फोन में देखिए, क्लास ज्वाइन करके फोन में देखिए, किसी के साथ बैठ जाओ. So हेडिंग हमने लिखनी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट जो भी हमारी डेट है. हमने पहला कॉलम में लिखना है पर्टिकुलर्स. ठीक है, जो भी बैलेंस शीट के पर्टिकुलर्स होते हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर किया था कि बैलेंस शीट टी फॉर्म में नहीं बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती है, वर्टिकल फॉर्म में बनती है. पहले हम सारी लायबिलिटीज और कैपिटल लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं, उसी कॉलम में नीचे सारे एसेट्स लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं. कि अलग-अलग एसेट्स और लायबिलिटीज के कॉलम नहीं बनते, वन कॉलम बनता है पर्टिकुलर्स का, उसी में लायबिलिटीज, उसी में एसेट्स. सो पहले लायबिलिटीज और जो है कैपिटल आएगी, देन आपकी आएगी एसेट्स. सो ये जो है ये डेटा आपको गिवन होगा. दिस विल बी गिवन टू यू. आपको 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन होगा. फिर आपने दूसरा कॉलम बनाना है पिछले साल का, प्रीवियस ईयर. जैसे हमने 2 साल का कंपैरिजन करें 2019 एंड 20. सो 2019 का डेटा प्रीवियस ईयर में तो आपको गिवन होगा. देन करंट ईयर में 2020 का डेटा सारा लिखोगे. देन नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज. जैसे ये मैंने बताया माइनस में क्यों? क्योंकि डिक्रीज हुई. या तो हम ऐसे माइनस लिख सकते हैं या हम 50,000 अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस. माइनस 50,000 लिखोगे एब्सोल्यूट चेंज में या तो ब्रैकेट. देन आपके नेक्स्ट कॉलम में लिखना है परसेंटेज चेंज. जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना होता है. तो वो आपने जो है परसेंटेज चेंज में ये परसेंटेज ऐसे आपने हर एक आइटम का निकालना है. एक आइटम का निकाल के बताया तो जितनी भी बैलेंस शीट में आइटम है हर एक आइटम का ऐसे आपने निकाला तो आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट इजी. सिर्फ आपने इसमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करने. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट. इसमें 5 कॉलम बनाने हैं. पर्टिकुलर्स का कॉलम, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज. कुछ बातें नहीं. हाँ जी, यस. बोलो. ओके, सो ये तो हो गया कि स्टेटमेंट बनानी कैसे. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सिर्फ स्टेटमेंट बनाने के ऊपर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता.
उसको इंटरप्रेट भी करना। अगर आप फिगर्स दिखा दोगे सिर्फ कि आगे सामने पढ़ने वाले को कुछ समझ नहीं आए जब तक आप उसको लैंग्वेज फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करते। सो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर आप अकेली ये बना के छोड़ देते हो, जो एक फॉर्मेट जो मैंने आपको भी दिखाया वो बना के छोड़ देते हो, तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आपको उसके नीचे इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ेगी। इंटरप्रिटेशन में आपने लिखना है कि अगर आपने पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल के साथ कंपेयर कर लिया, तो आपने इंटरप्रिटेशन में बताना है कि इस साल फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई। ओवरऑल हमने इंटरप्रिटेशन में ये बताना, डिफरेंट आइटम्स देख के हमने ये रिजल्ट बताना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज़ बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन गुड है या बैड है, पिछले साल से इंप्रूव हुई है या डिक्लाइन हुई। सो इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपने ये 4 पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना। पहला पॉइंट, you can see the first point that is written in the presentation, that is short term. So आपकी बैलेंस शीट आपको 3 चीजें बताती है, आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो हमने बैलेंस शीट को जब हम इस साल पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो हम 3 रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इन तीनों के बेसिस पे तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इंटरप्रिटेशन में आपने ये 3 पॉइंट्स लिखे कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, और इन तीनों के बेसिस पे क्या कंक्लूजन आप कहते हो कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या बुरी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को पे कर पाए, कि जब भी शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1, कि जब भी कंपनी की वो लायबिलिटी आती है कंपनी उनको पे कर पा रही है, मतलब उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म खर्चों को कितने अच्छे से पे कर पा रही है, कि कंपनी की कितनी अच्छी इनकम्स है ताकि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म खर्चे पे कर पा रही है। अगर पे कर पा रही है, सफिशिएंट फंड्स है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे कर पाए, दैट मींस इसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी कब अच्छी होती है, जब कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट्स कमा रही है, तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना। अगर कंपनी ने एक साल में सिर्फ 2020 में प्रॉफिट कमाया, उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी तभी अच्छी होती है कि कंपनी पिछले 2, 3, 4 सालों से इकट्ठे प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, राइट। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कमेंट करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पीपीटी में देखिए। You will see increase in the working capital. Working capital का फॉर्मूला क्या होता है? Anybody? Ma'am, current asset minus current liability. Yes, very good. It is current assets minus current liabilities. So current assets और current liabilities दोनों आपको बैलेंस शीट में अवेलेबल होते हैं। So आपने देखना है कि दोनों सालों के वर्किंग कैपिटल निकालना है। ये सारा का सारा डेटा आपको अवेलेबल ही होगा, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट निकले, बट ये गाइडलाइंस है कि कैसे आपने डेटा को इंटरप्रेट करना। सो आप 2019 की जो है वर्किंग कैपिटल निकालोगे तो 20 के निकालोगे, अगर उसमें भी मूवमेंट है मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई। दोनों सालों के आपके पास बैलेंस शीट है, दोनों सालों के आपके पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है, वो आप निकालोगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आगे दोनों इस सालों की अगर वो बड़ी है मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव हुई है, अगर वो कम हुई है तो मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लाइन हुई। देन दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, लिक्विड एसेट्स। एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, bill receivable, debtors, so these are the current assets. Okay, so current assets में
कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं which are not easily converted into cash. जैसे डेटर्स हैं, आपके डेटर्स को टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, कि आप उनको 3 महीने का टाइम दिया आपने, 3 महीने के बाद आपके डेटर्स में आपको पैसा देंगे, तो 3 महीने के बाद ही देंगे, ठीक है। ऐसे बिल रिसीवेबल है, बिल डिस्काउंट होना है 5 महीने बाद, तो उसके पैसे 5 महीने के बाद ही मिलेंगे। सो कुछ जो ऐसे एसेट्स होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, उनको टाइम लगता है। और जबकि कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ये तो आपके पास इजीली कैश अवेलेबल है, कभी भी आप बैंक से कैश निकलवा सकते हो। कैश इन हैंड तो मतलब इट्स हार्ड कैश अवेलेबल विद यू। ऐसी कंपनी की कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट होती है जिनको कंपनी किसी टाइम पे भी बेच सकती है, सो जैसे शेयर सुबह खरीदे शाम को बेच सकते हो। सो ऐसे एसेट्स होते हैं लिक्विड, जिनको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो करंट एसेट्स में से जो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। सो अगर कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स ज्यादा है तो मतलब उसकी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। सो हम लिक्विड एसेट्स में देखेंगे तो ये सब चीजें देखेंगे। अगर ये चीजें पिछले साल से इस साल बढ़ी है तो मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ी है। हाँ जी, आप ये 3 घंटे बाद भी बेच सकते हैं, वेरी लिक्विड, आप इजीली उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर्स आर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, तो टेम्पररी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो हम देखेंगे कि कंपनी के कितने लिक्विड एसेट्स हैं। अगर तो वो लिक्विड एसेट्स पिछले साल से बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। सो कंपनी के लिक्विड एसेट्स में इन्वेंटरी नहीं आ रही, लिक्विड एसेट्स में लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट डेटर्स और डीआर। हम ले लेते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं। आगे जो कैश एसेट्स होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं करते, लिक्विड एसेट्स में इंक्लूड करते हैं, इन्वेंटरी को इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज़ इन्वेंटरी आपको नहीं पता, आपको डेटर्स और डीआर तो फिर पता कब इनका पैसा मिलेगा, इन्वेंटरी नहीं पता, आपको नहीं पता आपका स्टॉक कब बिकेगा। You can never estimate आपका स्टॉक कब बिकेगा, आज बिक जाए, 1 साल तक ना बिके। इन्वेंटरी एक करंट एसेट है, पर हम उसको लिक्विड एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, या आप रेशियोज में करोगे तो हम आगे करेंगे। सो हम देखेंगे कि कंपनी के जो लिक्विड एसेट्स है अगर वो इस साल बढ़ रहे हैं तो मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है। इसको कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्या चीजें देखनी है, लिक्विड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, दो चीजें देखनी। फिर आती है हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट्स और हमारी फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो इसमें देखना है हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स को अपनी फिक्स्ड लायबिलिटीज के साथ कंपेयर करना है। So the nature of assets which have increased or decreased has helped in forming an opinion about the production possibilities. So हमें देखना है कि अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मींस हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ रही है। और अगर हमारी लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो मतलब हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कम हो रही है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल मतलब जो पैसा ओनर बिजनेस में लेकर, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उससे हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमने क्या करना है, मतलब हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी। और हमें देखना कौन सा एसेट बढ़ रहा है, जैसे हमने प्लांट एंड मशीन की थी, अगर नया प्लांट एंड मशीन भी लगाऊंगी तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा सेल होगी, तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। बेसिकली एसेट्स बढ़ेंगे तो दैट मींस हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स यहाँ पर मतलब फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स की बात हम शॉर्ट टर्म में, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर करना है फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कम हो रही है। एसेट और लायबिलिटी का उल्टा रिलेशन, कैपिटल बढ़ रही है तो मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ रही है।
ओनर्स नए कैपिटल लेकर आए हैं, नए कैपिटल लाएंगे तो अच्छी प्रोडक्शन भी अच्छी सेल्स। सो अगर एसेट और कैपिटल बढ़ेगी तो फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो फाइनेंशियल पोजीशन डिक्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरी चीज हमने क्या देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिटेबिलिटी हमें कहाँ से पता चलेगी, हमारी जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, तो हम P&L में प्रॉफिट निकालते हैं, वो कहाँ पर जाता है बैलेंस शीट में, रिजर्व्स कैपिटल में जो रिजर्व्स होते हैं उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, सो हम अपने रिजर्व्स को देखेंगे, जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स होती है अपने रिजर्व्स। सो अगर हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, अगर हमारे रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज। सो इसमें हमें देखना है अपने रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। हमने देख लिया। तो तीनों के बेसिस पे मैंने फाइनल कंक्लूजन निकाला। अगर तो ये तीनों ही बढ़ रहे हैं मतलब अच्छी पोजीशन है, देन दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन हैज इंप्रूव्ड और इट इज गुड। अगर ये तीनों डिक्लाइन हो रहे हैं देन आई कैन से द फाइनेंशियल पोजीशन इज वर्स, इट्स पुअर। इनमें से कुछ बढ़ रहे हैं कुछ डिक्लाइन हो रहे हैं, देन आप देख सकते हो कि इंक्रीज वाला पोर्शन ज्यादा है या डिक्रीज वाला पोर्शन, अकॉर्डिंगली यू विल सी कि बड़ी है पिछले साल से कम। सो दिस विल बी योर सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो ओपिनियन देने के लिए आपने तीन पॉइंट्स को रेफर करना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में और लिक्विड एसेट्स के बारे में। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जिसमें हमने देखना है फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें हमने अपने रिजर्व्स देखने हैं। इन तीनों के बेसिस पे हमने फाइनल कंक्लूजन निकालना है कि ये गुड बैड है। जिसको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे फिर देन आपको इंटरप्रिटेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? Yes, for those who are online, बच्चा ने डाउट? No, ma'am. So we were not